गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपने फ्लक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे और एक एग्जांपल आपको मैंने खुद को करने के लिए दिया था, तो वो बता देता हूँ मैं, इसके आगे पढ़ेंगे फिर बाद में। तो एग्जांपल नंबर था आपका 2.8 था, शायद 2.8 ही है। और एग्जांपल में ये पूछा था कि एक क्यूब है और क्यूब के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और क्यूब के लिए साइड आपको गिवन है और कांस्टेंट भी दिया हुआ था। आपको टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज की वैल्यू पूछी थी। तो एग्जांपल नंबर है आपका 2.8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्यूब है और क्यूब की साइड आपको दी हुई है ए है और इसमें आपको इंटेंसिटी गिवन है E0x I कैप। इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। और E0 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे आपको 2.5 × 10⁵। और ये पूछा है कि टोटल फ्लक्स और चार्ज की वैल्यू बताइए। तो यहाँ देखिए, आपको जो वैल्यू दी है वो यूनिट वेक्टर दिया है आई कैप। आई कैप जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्स के अलोंग पे होता है और एक्स एक्स के अलोंग पे डिनोट करने के लिए आप यहाँ पर इसको डायमेंशनली शो करेंगे। तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाली वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं और ये जेड एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। अब देखेंगे कि फ्लक्स जो है वो सारा इक्वल होगा, हर पॉइंट से इक्वली निकलेगा फ्लक्स जो है आपका। तो देखिए, फ्लक्स जो है वो इस तरफ से निकलेगा बाहर, तो यहाँ का आपको फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए आप गॉस लॉ काम में लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई की वैल्यू थी Q/ε0। अब देखें, आपको यहाँ पे Q कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको फ्लक्स के दूसरे फॉर्मूले से करेंगे। तो फाई की वैल्यू आपके सामने थी E.ds। अब यहाँ जो E है वो तो इंटेंसिटी है, गिवन है आपको। ds जो है वो एलिमेंटल एरिया होता है। यहाँ एरिया पूरा आपको एक साइड का लेना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा E/ds की जगह पे E.s और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फाई कॉस्ट आएगा, E की वैल्यू है E0x I कैप। सरफेस एरिया जो है वो पूरे क्यूब का होता नहीं है। क्यूब में 6 फलक होते हैं, हर फलक से जो आपका है फ्लक्स बाहर निकलता है, इसलिए ये वाला फलक अपन काम में लेंगे, साइड ये काम में लेंगे। तो साइड के लिए फॉर्मूला होगा A²। तो फाई कॉस्ट आएगा E0x A² I कैप। और हर साइड जो है वो दी हुई है आपको A के इक्वल, तो वैल्यू निकल के आएगी फ्लक्स की फाई = E0x की जगह A × A² I कैप या फ्लक्स = E0A³। E0 की वैल्यू है आपके पास में 2.5 × 10⁵ इंटू A की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻² मीटर का कर देंगे क्यूब, तो वैल्यू निकल के आएगी 2.5 × 10⁵ इंटू 10⁻⁻6। फाइनली फ्लक्स हो जाएगा 0.25। तो ये तो है टोटल फ्लक्स। नेक्स्ट चीज़ आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछी है कि इसके क्यूब के साथ में जो चार्ज है वो कितना होगा। तो फाई कॉस्ट होता है Q/ε0। Q हो जाएगा फाई × ε0। Q आएगा 0.25 × 8.85 × 10⁻12। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2.8। अब आपका अगला जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो देखिए, अगला पॉइंट पढ़ते हैं।
देखिए गॉस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ करने हैं आपको बताया था कि गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेस पर ही लगता है, ओपन पर ये लागू नहीं होता है। तो क्लोज सरफेस आपके पास तीन तरह के बताए थे, एक तो क्यूब बताया था, एक स्फीयर बताया था, एक सिलेंडर बताया था। तो उन तीनों शेप के लिए इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो इसका एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे वायर के लिए। तो पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। Intensity of electric field due to infinite length wire। तो वायर जो है वो इस तरह का होता है। तो ये वायर आपने लिया है, वायर पे आपने कोई चार्ज दे दिया Q, तो चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे। अब इस वायर के रेस्पेक्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए कैसे होगा, आप इस वायर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट एज्यूम करेंगे P, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर इंटेंसिटी निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आप एलिमेंटल लेंथ एज्यूम करते हैं, और एलिमेंटल लेंथ के लिए जो इंटेंसिटी आती है उसको फिर इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू निकल आती है आपके पास। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि आपको यहाँ एलिमेंटल लेंथ DL एज्यूम करनी पड़ेगी। अब देखिए वायर के दो पार्ट हैं, ऊपर साइड भी है और लोअर साइड भी है, तो दोनों तरफ DL मैंने एज्यूम कर लिया है। यहाँ से जो इंटेंसिटी आ रही है वो कुछ इस तरह की है, D of E1, ये वाली इंटेंसिटी है D of E2। दो तरह की इंटेंसिटी अलग अलग डायरेक्शन में आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट निकलता है वो वेक्टर एडिशन से निकलता है। और यहाँ पे न तो आपको एंगल गिवन है और न ही अपोजिट और सेम डायरेक्शन में है, तो आप इनको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो जब आप इन कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो DE2 के कंपोनेंट तो बच्चों ये इधर बनेंगे, DE1 के कंपोनेंट इधर बनेंगे। तो देखिए क्या आएगा, DE1 के लिए आएगा DE1 cos थीटा, ये आएगा DE1 sin थीटा। DE2 के लिए, सॉरी उल्टा बना दिया है, DE1 sin थीटा नीचे आएगा और ये DE1 आएगा cos थीटा, पैरेलल में आएगा DE2 sin थीटा, और इधर आएगा DE2 cos थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद आपने ये देखा कि साइन कंपोनेंट तो अपोजिट आ गया और कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आया। और आपको ये भी पता है कि DE1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है DE2 के मैग्नीट्यूड के। जब मैग्नीट्यूड इनका सेम है तो क्या होगा, साइन कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बचेगी वो कॉस थीटा के टर्म में आपके सामने आएगी। तो कॉस थीटा की टर्म में इंटेंसिटी आने का मतलब ये है कि कोई भी वायर हो, वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायर के परपेंडिकुलर ही निकल सकती है, वायर के पैरेलल में नहीं होती है बिल्कुल भी। इसीलिए जब वायर को टच करते हैं तो यहाँ पर आपको फील्ड लाइंस फील होती है, यहाँ फील्ड लाइन फील नहीं होती है। आप बोले इसमें क्वेश्चंस इस तरह के बन सकते हैं कि वायर की लेंथ के अलोंग में इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, वायर के अलोंग में इंटेंसिटी नहीं होती है लेंथ में, क्योंकि वहाँ पे साइन कंपोनेंट जो होता है वो कैंसिल्ड आउट हो जाता है, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके सामने बनती है वो हमेशा कॉस थीटा या उसके परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल बनती है। अब इसके लिए गाउसियन सरफेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज सरफेस नहीं है, क्लोज सरफेस बनेगा तो ही गाउस लॉ अप्लाई होगा। तो देखिए ये वायर था आपका, अब वायर के चारों तरफ कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है जहाँ पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आप एक काम करें, इसके लिए इस तरह का R रेडियस का
सिलेंड्रिकल कोई गाउसियन सरफेस अज्यूम कर लें, और सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो होगा उसमें 3 सरफेस होते हैं। ये S1 होगा, ये S2 होगा और ये S3 होगा। S1 के लिए फ्लक्स होगा φ1, यहाँ के लिए होगा φ2 और यहाँ का होगा φ3। इंटेंसिटी की डायरेक्शन सबकी एक तरफ ही है, तो ये इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये इसके लिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन है और ये इसके लिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। जो आपका एरिया वेक्टर है वो इसके लिए नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। यहाँ एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो आएगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके डायग्राम हो गए। अब यहाँ से आप टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। लेट अस अज्यूम a wire of infinite length having charge q equally distribute on them. We consider a point P, r distance from wire, and also consider 2 elemental length dl having intensities dE1 and dE2 respectively. अब इतना काम आपने कर लिया था, फिर आपने कंपोनेंट ब्रेक किए। आफ्टर कंपोनेंट we find that sine component cancelled out due to equal and opposite, then resultant intensity ड्यू टू कॉस थीटा। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास आई है वो सारी कॉस थीटा के लिए है, साइन वाले जो हैं वो सारे कैंसिल्ड आउट हो रहे हैं। अब देखिए फ्लक्स निकाल लेते हैं। देन फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, या फाई इज इक्वल्स टू आएगा φ1 φ2 φ3 की वैल्यू रखें तो क्लोज सरफेस S1 के लिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस सेकेंड के लिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस थर्ड के लिए भी ई डी एस कॉस थीटा। अब देखें आगे फ्लक्स फाई कॉस टू, फर्स्ट S1 है, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, S2 पे 0 डिग्री है और S3 पे 90 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा S1 के लिए ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब आपको पता है सबको कि कॉस जो 0 होता है वो 1 होता है और कॉस 90 जो है वो 0 होता है, तो इसलिए ये दोनों टर्म यहाँ से 0 हो जाएंगी और केवल ये सिंगल टर्म आपके पास बचेगी। तो फाई कॉस टू आएगा 0 प्लस S2 EDS प्लस 0, या फाई कॉस टू E F2 DS। और जो ये S2 है यहाँ पे
ये आएगा बच्चों 2πr_l, क्योंकि सिलेंड्रिकल के लिए सरफेस, आउटर सरफेस का जो फॉर्मूला है वो 2πr_l ही होता है। तो यहाँ जब आप वैल्यू पुट करें इसमें तो देखिए आएगा phi इक्वल्स टू a इंटू 2πr_l, या लिख सकते हैं a इक्वल्स टू q अपॉन 2πr_l। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल चुका है आपके पास। अब देखिए phi इज इक्वल्स टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करें तो e इक्वल्स टू आएगा q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट RL। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं q अपॉन L 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और q अपॉन L होता है लैम्डा, तो E इज इक्वल्स टू आएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड जब करेंगे तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू आएगा 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसको आप सेपरेट अगर करें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन R, और 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो K की वैल्यू होती है फोर्स कांस्टेंट की, तो E इज इक्वल्स टू आएगा 2K लैम्डा अपॉन R। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, या गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। और यहाँ रिजल्ट से आपके सामने देखिए क्या आ रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो जितना दूर आप ऑब्जर्विंग पॉइंट लेंगे उतनी ही इंटेंसिटी कम आएगी। जैसे कि वायर के लिए आप नज़दीक लाएं तो आपको इंटेंसिटी कम ज़्यादा फील होगी, दूर जाएं तो कम फील होगी। इसके देखिए आप एग्जाम्पल भी देखा होगा आपने कई बार कि जो हाई वोल्टेज के वायर होते हैं उनके पास में आपको फील्ड जो है वो फील होता है। देखिए किस तरह से, मान लीजिए कि कोई ये ग्राउटिंग है आपकी, मान लीजिए 22 किलोवाट की राउटिंग है यहाँ पे, जैसे गांव में बोलते हैं कि 22,000 की लाइन जा रही है, तो ये बहुत हाई वोल्टेज का सप्लाई है। इस सप्लाई के नीचे अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसको ये फील होता है कि ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, या हल्का हल्का इसमें वाइब्रेशन फील होता है। ये वाइब्रेशन जो है वो फील्ड इंटेंसिटी है। अगर आप इस वायर से दूर खड़े होंगे तो आपको कभी भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा, जैसे जैसे आप इसके पास में जाएंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो फॉर्मूले से ये चीज़ प्रूव हो रही है कि E इक्वल्स टू 2K लैम्डा अपॉन R, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। जितना आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है तो इसको फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत कम फील होगी, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा फील होगी। तो यहाँ से अपन इसका ग्राफ प्लॉट अगर करना चाहें तो वो इस तरह से आएगा। अगर E और R में रिलेशन दें तो वो इस तरह से हो जाएगा, और अगर वो रिलेशन E और 1 अपॉन R के बीच में आए तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये है गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने आप करके देखने हैं, बाकी का जो एप्लीकेशन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर दिया है बच्चों इसके लिए 2.10 एंड 2.11, ये आपको दोनों करके देखने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, जिसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।